नमस्कार। न्यायशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। न्यायशाला में आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस तुगलकी फरमान के बारे में जो उन्होंने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उस फरमान में उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वासियों को छोड़कर और किसी भी नागरिक का इलाज संभव नहीं हो पाएगा। मतलब देश के अन्य राज्यों के अगर कोई रोगी पेशेंट्स अगर दिल्ली में आते हैं तो उनका इलाज दिल्ली सरकार की अस्पतालें नहीं करेंगी। हम बात करेंगे कि यह जो ऑर्डर है उनका वह कहाँ तक लीगल है और उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। लीगल वैलिडिटी बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वह देश जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वह देश जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, उस देश का मुख्यमंत्री कैसे यह बात बोल सकता है कि केवल एक राज्य के ही लोग उस देश के अस्पताल में इलाज करा पाएंगे। यह ऑर्डर जहां एक और देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है, वहीं दूसरी ओर यह नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ भी बात करता है। यह ऑर्डर, हालांकि इस ऑर्डर में यह अभी तक यह नहीं बताया गया है कि किस लीगल टर्म को लेकर उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, क्योंकि ये ऑर्डर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑर्डर अगर कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है तो जब तक उसकी प्रॉपर गाइडलाइन, लिखित हस्ताक्षर किया हुआ, एक आधिकारिक हस्ताक्षर किया हुआ लेटर जारी नहीं होता, तब तक वो आधिकारिक रूप से ऑर्डर नहीं माना जाता। तो हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, उन्होंने लीगल वैलिडिटी इसकी नहीं बताई कि किस धारा के अंतर्गत, किस लीगल एक्ट के अंतर्गत उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। क्योंकि मैं आपको जैसे पहले सेशंस में बता चुका हूं कि इस समय राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एक्टिवेट किया है। उन्होंने एपिडेमिक डिसीज एक्ट को इन्होंने एक्टिवेट किया है, तरह तरह के लीगल प्रावधानों को एक्टिवेट करने के लिए, लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, अन्य गाइडलाइन जारी करने के लिए। लेकिन इन दोनों एक्ट को अगर हम पढ़ें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिसीज एक्ट, तो ये दोनों एक्ट कहीं से भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह ऑर्डर नहीं देते हैं, यह अधिकार नहीं देते हैं कि वो किसी भी नागरिक को उनके अधिकारों से, उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करें। अब मूलभूत अधिकार क्या, हेल्थ मूलभूत अधिकार है, ये जानने के लिए, यह समझने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब अगर हम खोलें तो उसमें दो आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। एक आर्टिकल 14 और एक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जहां बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, आर्टिकल 14 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, और कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा ऑन द डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। वहीं आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अब जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है आर्टिकल 21, क्या वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ की भी बात करता है? अगर हम इसका अध्ययन करें तो एक अभी 1997 का एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा एक जजमेंट था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला, SCC 83 है ये, जिसको देखना वो देख सकते हैं ऑर्डर। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ। मतलब कि राइट टू हेल्थ एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, और गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन। मतलब ये गवर्नमेंट के लिए ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की यह मूलभूत जिम्मेदारी है कि लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कराएं। हालांकि अगर हमारे पास अगर एक जो हेल्थ एक्ट आया था, हेल्थ बिल पास होने के लिए संसद में गया था 2009 में, जो मैंने पहले सेशन में, दूसरे सेशन में बताया था कि एक हेल्थ एक्ट हुआ था जिसमें कि हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट की तरह प्रस्तुत किया गया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वह एक्ट पास नहीं हो पाया। अगर वो एक्ट पास हो जाता तो हमें सीधा सीधा हमारे पास हर एक नागरिक को एक अधिकार होता कि देश की कोई भी अस्पताल, कोई भी राज्य सरकार इस तरीके के ऑर्डर नहीं दे पाते। हालांकि मुझे आशा है कि जल्दी से जल्द जब हम इस महामारी से पार पाएंगे, जब इस महामारी से जब उबरेंगे, तो हो सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चेते और वो हेल्थ एक्ट जो है, हेल्थ बिल फिर से पास हो।
एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जो कि ये ऑर्डर पास कर रही है, उस दिल्ली सरकार को एक बार यह भी सोचना चाहिए कि जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली की जो सीमा है, 50 किलोमीटर की जो परिधि की सीमा है, उस दिल्ली की सीमा में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए देश का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करता है, साथ साथ दिल्ली सरकार के जो मंत्रालय है उसके साथ साथ। अब मैं आपको एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बात बताऊंगा कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को जो बजट एलोकेट होता है, उस बजट एलोकेशन का मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 30 to 35% जो एलोकेशन होता है वो केवल दिल्ली के लिए होता है। मतलब जो पैसा हम सारे देश के लोग जो पैसा देते हैं टैक्स के रूप में जमा करते हैं केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार वो जब वो बजट एलोकेट करती है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, तो वो हमारा पूरे देश के नागरिकों का टैक्स 30% टैक्स जो है यूटिलाइज होता है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उस दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि और किसी देश प्रदेश के लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं पा पाएंगे। 2016-17 की मैं बात करूं तो उस समय 21,000 करोड़ का बजट जो पास किया गया था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, उस 21,000 करोड़ में से 20% बजट केवल और केवल दिल्ली मेट्रो के लिए गया था और 10% बजट और भी चीजों के लिए गया था। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे टैक्स के पैसे से दिल्ली का काम होता है। 30% टैक्स मतलब एक 50 किलोमीटर परिधि वाले राज्य के लिए इतना बड़ा बजट एलोकेट होता है, और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ऐसी बातें करता है तो वो ना ही एक तरीके से इलीगल तो है ही, और एक मोरल ग्राउंड पे भी यह एक बहुत ही आप कह सकते हैं निम्न स्तर का काम है। तो मैं उनको एक अपने नागरिकों की तरफ से मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरीके का ऑर्डर पास ना करें, जिससे कि देश की जो एकता, संप्रभुता, फ्रेटर्निटी है उसको कोई भी घात ना पहुंचे, और देश में इस तरीके की शक्तियों, इस तरीके के जो लोग हैं, विचारधारा वाले लोग हैं, उनको भी इस तरीके के काम करने का एक बल ना मिले। धन्यवाद। इस सेशन में इतना ही। जय हिंद।